अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो तुर्की से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसके लिए अब यहाँ पर एक जो लॉन्ग टर्म अपग्रेड प्लान है वो ऑफर किया जा रहा है, जो कि मोरलेस यहाँ पर ऑस्गर अपग्रेड है। आपने इसका नाम पहले सुना होगा और ये जो ऑफर इस टाइम के ऊपर तुर्की की तरफ से आई है पाकिस्तान एयरफोर्स को, अभी के लिए तो ये यहाँ पर एक ऑफर है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए यूएस की तरफ से जो एक सस्टेनमेंट पैकेज रिलीज किया गया था, जिसके तहत हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट है कम से कम नेक्स्ट 14 ईयर्स तक यानी कि 2040 तक अपनी जो सर्विस है उसको परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन यूएस के इसी सस्टेनमेंट पैकेज के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनके लिए कोई भी अपग्रेड शामिल नहीं थी। और वैसे भी यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 एयरक्राफ्ट है, एयर टू एयर डोमेन को अगर आप साइड पर रख दें, वहां पर तो डिसेंटली हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट है वो कैपेबल है, लेकिन जो एयर टू ग्राउंड डोमेन है वहां पर बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। हम कोई मॉडर्न जो एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम है उनको कैरी नहीं कर पाते, जो कि ये एस्पेक्ट जो है वो हमारे F-16 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है इस पूरे एयरक्राफ्ट के ऊपर। नाउ जिस तरह से यूएस की तरफ से 14 साल का जो एडिशनल सस्टेनमेंट प्लान है उसको यहाँ पर इनिशिएट किया जा रहा है, तो अब हमारे जो F-16 है उनके पास 14 साल और हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विस करने के लिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि वो 14 साल यानी कि 2040 तक आप अपने एयरक्राफ्ट को बगैर किसी अपग्रेड के सर्वाइव नहीं करवा सकते। मिराजेस का केस यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स में देखेंगे तो वो 50 साल से ज्यादा एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विस इसी वजह से कर रहा है कि कहीं ना कहीं उस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड प्रोवाइड की गई। जो मॉडर्न एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम है आज भी उस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। तैमूर क्रूज मिसाइल जो है वो उसकी लेटेस्ट एग्जांपल है। तो पुराना एयरक्राफ्ट होने की बजाय नए वेपन्स को फायर करने की जो कैपेबिलिटी है उस एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस में अभी तक इंक्रीज कर रही है। सेम यही चीज अगर हमने F-16 के साथ करनी है, यानी कि उनको लॉन्ग टर्म अपनी सर्विस में रखना है, तो यहाँ पर एक जो अपग्रेड है नए वेपन सिस्टम को, नए इक्विपमेंट को इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट करना, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस केस में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मेनली दो ऑप्शन है। पहला, यहाँ पर यूएस को अप्रोच किया जाए F-16 ब्लॉक 70-72 एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि अगेन ये रास्ता जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। और एक सिर्फ यहाँ पर हमारे सिर्फ 18 के करीब जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं वो अपग्रेड होंगे, जो कि ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड्स के हैं। और बाकी हमें यहाँ पर एडिशनल जो नए F-16 एयरक्राफ्ट के यूनिट्स हैं उनको अक्वायर करना पड़ेगा। कॉस्ट भी इनकी बहुत ज्यादा है, $200 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट पड़ेगा। और अभी की बात करेंगे तो इसकी प्रोडक्शन लाइन में काफी ज्यादा डिले भी देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या है, तुर्की की जो ऑस्गुर F-16 अपग्रेड है, पाकिस्तान एयरफोर्स उसकी तरफ जा सकती है। ऑस्गुर अपग्रेड जो है वो ब्लॉक 70-72 लेवल की तो अपग्रेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिए जा रहे हैं, जो कि पहला यहाँ पर EESA रडार है, उसके बाद कॉकपिट मॉडिफिकेशन है, एंड देन 7 नए वेपन सिस्टम्स हैं जो कि तुर्किश ओरिजिन के हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल। और तुर्की के बारे में हमें पता है कि ये टॉप क्लास के जो एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम्स हैं, एयर टू एयर वेपन सिस्टम है, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये जो सारा इकोसिस्टम है ये तभी इस्टेब्लिश कर पाए क्योंकि इन्हें F-16 से रिलेटेड जो एक्सेस है वो प्रोवाइड किया गया था, जिसके पीछे वजह ये है कि इस टाइम के ऊपर तुर्की F-16 का वन ऑफ दी लार्जेस्ट ऑपरेटर है। 200 से 250 जो F-16 के यूनिट्स हैं वो इनकी सर्विस में हैं। तो इनकी जो लोकल इंडस्ट्री है, जिस तरह से तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसके पास F-16 एयरक्राफ्ट का अच्छे खासे लेवल के ऊपर एक्सेस जो है वो मौजूद है। और ऑलरेडी यहाँ पर ऑस्गर अपग्रेड के तहत मल्टीपल जो तुर्की के F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको अपग्रेड किया जा चुका है। इनमें इनका मिशन कंप्यूटर जो है वो डोमेस्टिक है। उसके बाद मुराद EESA रडार है, जो कि 1200 TR मॉड्यूल्स का एक EESA रडार है। और मैक्सिमम जो एयर टू एयर डिटेक्शन रेंज है वो आपको 160 नॉटिकल माइल्स की मिलती है, जो कि 296 किलोमीटर्स की है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 300 किलोमीटर्स कैटेगरी का एक EESA रडार है, जिनको एग्जिस्टिंग लेगेसी F-16 के अंदर बगैर कोई नया इंजन लगाए इनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इन सब चीजों को मैनेज क्योंकि तुर्की का डोमेस्टिक मिशन कंप्यूटर कर रहा होता है, तो यहीं से कैपेबिलिटी मिलती है तुर्की को अपने जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं उनको इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट करने की, जिसमें इनकी एयर टू एयर मिसाइल है, गॉगदगान, बोज़दागान। और अब इस टाइम के ऊपर जो नई एयर टू एयर मिसाइल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि 180 किलोमीटर से ज्यादा की BVR एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान भी इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो उन मिसाइल्स को भी यहाँ पर F-16 के साथ इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी है। और क्योंकि यहाँ पर एक EESA रडार मौजूद है जो कि लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो इस ऑस्गर अपग्रेड के अंदर यहाँ पर तुर्की के जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनको एक बहुत बेहतरीन एयर टू एयर कैपेबिलिटी मिलती है। और अगर ये पाकिस्तान अपने F-16 के साथ करता है तो हमारे जो F-16 है दोबारा से रेलेवेंट हो सकते हैं, दोबारा से J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 के साइड बाय साइड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको टैकल कर सकते हैं। यही केस यहाँ पर एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम्स का है, जहाँ पर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, उसके बाद प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स, इनकी एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है तुर्की इस टाइम के ऊपर अपने F-16 के साथ यूज करे। और ऑस्गर अपग्रेड के तहत जो F-16 होंगे उन पर भी इन्हीं वेपन सिस्टम्स को यूज किया जाएगा। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑस्गर अपग्रेड जो है वो हर क्रिटिकल सेक्टर में F-16 को वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है जो वो लैक करता है। तुर्की के केस में सिमिलर चीज अप्लाई होती है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनके केस में भी यहाँ पर यही चीज है। जो यूएस की F-16 ब्लॉक 70-72 अपग्रेड
अपग्रेड है वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड है और इसी वजह से उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर ज्यादा है। ऑस्गर में क्या है कि आप इंपॉर्टेंट अपग्रेड सिर्फ कर रहे हैं, बाकी जो एयरक्राफ्ट है स्ट्रक्चर वाइज वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी ब्लॉक 70-72 अपग्रेड के जितनी यहाँ पर नहीं है। और आई थिंक सो पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर यही चाहिए, क्योंकि F-16 हमारी एयरफोर्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें। दूसरे अल्फाज में हमारी कोई इतनी जरूरत नहीं है ब्लॉक 70-72 का एक जो बहुत ही महंगा अपग्रेड है उसकी तरफ जाने की। इंस्टेड हम यहाँ पर कुछ कैपेबिलिटीज जो कि इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज हैं अगले 14 से 15 सालों के लिए, वो तुर्की का जो ऑस्गर अपग्रेड है उसके तहत अपने F-16 के अंदर लेके आ सकते हैं, जो कि हमें रूम प्रोवाइड करेगा कि हम F-16 को भी कुछ अरसे के लिए रेलेवेंट रख पाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन कंपोनेंट्स हैं J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और PFX है उसके ऊपर भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ सर्टेन रोड ब्लॉक्स हैं ऑस्गर अपग्रेड के अंदर भी जो टेक्निकल लेवल के ऊपर भी हैं और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी हैं। मेन बात यहाँ पर क्या है कि आपको इस अपग्रेड को करने के लिए भी यहाँ पर यूएस की परमिशन चाहिए और वो परमिशन यहाँ पर पाकिस्तान ले पाता है नहीं ले पाता, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। अभी के लिए हमारे जो F-16 है वो 2040 के लिए उनकी सस्टेनमेंट जो है वो पूरे तरीके से अप्रूव हो चुकी है और तुर्की से हमें इस टाइम के ऊपर जो ऑस्गर अपग्रेड की ऑफर है, जो प्लान है वो भी आ चुका है और ये काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट 14 साल का जो फेज है जहाँ पर F-16 एडिशनली अपनी सर्विस को परफॉर्म कर रहा होगा, वहां पर हम जो है वो अपने मिराज एयरक्राफ्ट को रिटायर कर चुके होंगे और मिराज जो एक बहुत बड़ा गैप छोड़ के जाएंगे उसको फुलफिल करने के लिए JF-17 एयरक्राफ्ट तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर F-16 का मौजूद होना भी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के लिए अपग्रेड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसके साथ कम से कम अगले 14 साल के लिए जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है उसको सस्टेन कर पाए। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि हम इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कॉमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।